नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं गौरव सिकरवार AWT परिवार में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारे चैनल पर लगातार बेहतरीन नई नई जानकारियां प्राप्त हो रही होंगी और आपके लिए हम इसी तरीके से नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेके आया हूं आपके लिए देश में 3 दिनों से चल रहा सबसे चर्चित मुद्दा, जिसने इंटेलेक्चुअल से लेकर के स्टूडेंट्स क्लास तक लेकर के और जितने ही बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन सबको चिंता में भी डाल रखा है और एक बहस का विषय भी छेड़ा हुआ है कि क्या ये चीजें सही हो रही हैं या फिर गलत। तो आइए आज इस मुद्दे का पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा संश्लेषण करेंगे और राय आपके पास ही छोड़ेंगे कि ये चीज सही है या गलत। इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका समय व्यर्थ ना करते हुए आज मैं शुरू करने वाला हूं लद्दाख प्रोटेस्ट के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसके कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं या क्या होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आज का टॉपिक है लद्दाख प्रोटेस्ट, बैकग्राउंड एंड कॉजेस। तो शुरू करते हैं लद्दाख प्रोटेस्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ हेडलाइंस, कुछ तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग नहीं, हजारों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक CRPF की कॉन्वॉय की गाड़ी चलाई जा रही है और यहाँ पर एक भाई साहब आपको दिख रहे होंगे जो कि लद्दाख में एक काउंसलर हैं और एक लेजिस्लेटिव पद पर हैं। इनका नाम, पूरा नाम माफ कीजिएगा, सपांग इनका सरनेम है और इन्होंने लद्दाख प्रोटेस्ट के इस वायलेंट एक्ट को डायरेक्टली इसमें ये शामिल हुए थे और इन्होंने इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया था। लेकिन ये प्रोटेस्ट तुरंत वायलेंट नहीं हुआ। पहली बात तो आप ये थोड़ा क्लियर करें, लद्दाख एक बहुत ही शांत जगह है। यहाँ के लोग बहुत ही पीसफुल माइंड के हैं, कल्चरल हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से कुछ लोगों ने अपना मौका पाया और उस मौके का फ़ायदा उठा करके इस शांति वाली पीसफुल कम्युनिटी को, देशभक्त कम्युनिटी को भड़काने में अपना पूरा योगदान दिया। और अंत ऐसा निकल के आया कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि हमारे जवानों की गाड़ी है, वो जलाई गई। साथ में उन भोले भाले लोगों में से 4 लोग मारे गए और 17 से ज़्यादा घायल हुए। तो अभी हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि क्या ये चीज़ें सही थी और अगर ये चीज़ें सही थी या गलत थी तो इसके पीछे इसके कारण क्या क्या थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे पीछे एक व्यक्ति को देख पा रहे होंगे। वैसे तो अगर सभी भारत के लोगों को देखें तो 3 इडियट मूवी सभी ने देखी है और 3 इडियट मूवी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आमिर खान ने जिस प्रोफेसर वांगचुक का जो किरदार निभाया था, वो पीछे जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है सोनम वांगचुक और इन्हीं के किरदार के ये ऊपर ये मूवी बनी थी 3 इडियट। सोनम वांगचुक एक्चुअल में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये एक इनोवेटर है, एक आप ये बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। हिमालय को प्रोटेस्ट करने में, लद्दाख को प्रोटेस्ट करने में इन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह की बन गई हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट की जो सीधी सीधी जिम्मेदारी है, इस पूरी हिंसा के लिए जो सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जा रहा है, वो प्रोफेसर सोनम वांगचुक को माना जा रहा है। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, ये कौन है। सोनम वांगचुक 1 सितंबर 1966 को ये पैदा हुए थे। इनका बर्थ जो है 1 सितंबर 1966 है और अभी इन्हीं के जन्म वाले महीने के आसपास ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो आपको याद रखने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। लगभग 59 साल की इनकी एज है और इंडियन एक्टिविस्ट रहे हैं, इनोवेटर हैं। इनोवेटर जो कि नई नई चीज़ों को लेकर के आते हैं, इनोवेटर हैं। साथ में ये एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट हैं, एजुकेशन की पुरानी चीज़ों को ये बदलना चाहते हैं और नए नए इनोवेशन लेकर के उस एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। साथ में इन्होंने क्या किया हुआ है, विशेष रूप से इनका जो नाम आपको जो पहचाना गया है, वर्ल्ड फोरम पे जो जाने गए हैं, वो जाने गए हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की वजह से, जिसको हम बोलते हैं HIAL। और यहाँ पर इन्होंने हिमालय के ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हुए थे। किसके लिए जाने गए हैं? इसमें सबसे बड़ा योगदान इनका रहा था अभी कुछ वर्षों में, इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर फॉर्मेशन किया। ये काफ़ी यूनिक इनोवेशन था और इसमें कोई ज़्यादा मानव संसाधन नहीं लगे थे। पूरी देश दुनिया में इनका ये इनोवेटिव इसलिए भी माना गया क्योंकि लद्दाख एक बर्फीला रेगिस्तान है और पानी की कमी से भी वो जूझता है। समझिए एक बात को, लद्दाख पानी की कमी से भी जूझता है और उस पानी को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया था
और पूरी दुनिया ने इस आर्टिफिशियल ग्लेशियर को देख करके वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम के बारे में जो इन्होंने समाधान निकाला उसकी बहुत तारीफ की थी। आगे चलते हैं। इसको लेकर के इनको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं, क्योंकि एक एक्टिविस्ट रहे हैं, तो लगभग 14 बड़े अवार्ड इनको मिल चुके हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड मैं आपको बता देता हूं। पहला, इनको एजुकेशन, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए अवार्ड दिए गए हैं। और इन डेवलपमेंट अवार्ड के लिए इनको मिला है सबसे पहले रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018। अपने आप में इनोवेशन के लिए, नए रिफॉर्मेशन के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो 2018 में इनको मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसके अलावा रोलेक्स अवार्ड इनको मिल चुका है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप 2016 और इंटरनेशनल टेरा अवार्ड 2016। बहुत ही बड़ी लिस्ट है इनकी, जिसमें हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इनके बारे में आप जान लीजिए कि ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, हिमालय को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। साथ में ये रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और पूरी देश दुनिया में इनको अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? क्यों ये एक सीधा साधा इंसान एक्टिविस्ट जो हैं अपने एनवायरनमेंट को रिफॉर्मेशन ही काम कर रहे हैं, और इस आप बोल सकते हैं इस प्रोटेस्ट में इनका नाम सबसे आगे आ रहा है। तो देखिए, इसके पीछे भी एक पूरा बैकग्राउंड है, जिसके बारे में मैं भी अगली स्लाइड में आपसे चर्चा करूंगा। एक्चुअल में हुआ ये है कि जब से लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया है, तब से कुछ कॉम्प्लिकेशंस वहां पे देखने को मिल रहे हैं। और ये 2019 से, जब से लद्दाख को यूटी बनाया गया था, तब से ये लगातार इस पे प्रक्रिया पे पीसफुली प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। और इस बार ये जो प्रोटेस्ट है थोड़ा ज़्यादा रेडिकल हो गया है। लास्ट 2024 में भी इन्होंने 2019 से लगातार लगे हुए हैं, तो लास्ट 2024 में भी इन्होंने एक प्रोटेस्ट आयोजित किया था और दिल्ली चलो पंचायत के नाम से ये प्रोटेस्ट इन्होंने डिमांड किया था। और ये गए भी थे और चीज़ें सुधर भी रही थी, पर कुछ उत्साही युवा इस तरह के होते हैं जो चीज़ों को समय से ना करके जल्दी करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पर अति उत्साही लोगों के द्वारा कुछ लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया गया, जिसकी वजह से स्थितियाँ जो थी वो बिगड़ती चली गई। अब आगे देखते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा इसका। तो वाई इज ही प्रोटेस्टिंग, क्यों भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो सबसे पीछे आप देख पा रहे होगे, ये नक्शा खैर बताने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन हमारे भारत का सर है ये, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे भारत का मुकुट है ये, भारत की सुंदरता की पहचान है हमारा ये नक्शा। तो आप देख रहे होंगे कि येलो कलर में यहाँ पे मैंने देखा है आपको, ये है जम्मू कश्मीर, और ये जो आपको स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है ये है पूरा लद्दाख। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेट का जो दर्जा था वो ले लिया गया। आर्टिकल 370 को उसको रिमूव कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, और ये तय किया गया कि हम यहाँ पे 2 यूडीज बनाएंगे। और 2 यूडीज में जो शामिल की गई वो थी JNK, और 1 यूडी बनाएगी लद्दाख। अब प्रॉब्लम शुरू हुई। आप जरा यहाँ पे देखिए, अगर आप इस एरिया को देखोगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा घना है, पॉपुलेस्ट कंट्री, मतलब पॉपुलेस्ट जगह है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। जबकि आप लद्दाख की बात करें तो एरिया वाइज ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों के हिसाब से, क्योंकि भाई लोकसभा की सीटें हों या राज्यसभा की सीटें हों, वो आप एक पॉपुलेशन के हिसाब से निकालते हैं, ना कि लैंड के हिसाब से निकालते हैं। तो वहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे जो सीट अलॉट की गई है वो 1 सीट अलॉट की गई थी, और वो भी सीट जो थी वो जम्मू कश्मीर जब बना तो इन्होंने जो कारगिल सेक्टर है, और कारगिल के नाम के बारे में तो आप सब जानते ही हैं तो कारगिल तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कारगिल वॉर जो हुई थी आपकी 1999 पाकिस्तान के संग, उसमें हम कारगिल को अच्छी तरह से जानते हैं। तो कारगिल की जो सीट थी इनकी, जो कारगिल वाली ये जो सीट लेके आए थे, यहाँ पर इन्होंने एक असेंबली आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट इन्होंने दे दी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कारगिल की सीट है ये यहाँ के शिया मुस्लिमों की संख्या को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट तो सबको कर रही है, लेकिन ये आबादी जो है शिया मुस्लिम ज़्यादा है। तो फिर से वही कल्चरल टकराव हुआ, क्योंकि ये एरिया तो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, और जबकि मैं लद्दाख की बात करूँ, खास करके लेह की बात करूँ, तो ये है बुद्धिस्ट क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे बौद्ध ज़्यादा रहते हैं। अब प्रॉब्लम यहीं पे है कि यहाँ पर है शिया मुस्लिम और यहाँ पर है बौद्ध मुस्लिम, माफ़ कीजिएगा बौद्ध लोग हैं। दिक्कत ये है कि इनकी सीट का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा, और ये लगातार प्रोटेस्ट में ये मांग कर रहे थे कि हमें एटलीस्ट कम से कम 2 आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट देनी है,
जिसमें ये लेह के लिए भी एक पार्लियामेंट की सीट मांग रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों चल रहा था, गवर्नमेंट इस पर बात कर भी रही थी। धीरे धीरे इस चीज़ों पे अब कई सारी चीज़ें जो मांगे होती हैं वो एक संग नहीं मतलब पूरी की जा सकती, तो उस पर भी ये लोग बात कर रहे थे और ये बातचीत आगे चल भी रही थी। अब हुआ क्या यहाँ से देखिए थोड़ा सा और आगे, तो ये बैकग्राउंड तो आपको समझ में आ गया कि क्या मतलब प्रॉपर रहा होगा कि भाई यूटी अलग किया गया। यूटी जब दो अलग अलग हुए तो यहाँ थोड़ा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है। अब ये भी मेन प्रॉब्लम क्यों रही, उसका भी कारण है कि देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया कि भाई यूटीज़ को अलग किया गया, और ये पूरी बात मैंने आपको अभी बताई थी, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रॉब्लम यहाँ से थोड़ी और बड़ी, और प्रॉब्लम इसलिए भी बड़ी क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर को देखें तो जम्मू कश्मीर को हमने एक असेंबली भी बना रखा है, यानी कि हमने एक विधानसभा बना रखी है, और यहाँ का मुख्यमंत्री को भी अभी हमने हाल ही के चुनावों में चुना भी है। भले ही एक यूटी है, जैसे दिल्ली है यूटी, उसी तरीके से ये भी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इस एक भौगोलिक क्षेत्र में हमने इनको असेंबली के रूप में, विधानसभा के रूप में बनाया है, जबकि इसको हमने यूटी के रूप में रखा। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर जब यूटी के रूप में हमने रखा है तो इसका जो कंट्रोल है वो सीधा का सीधा सेंटर यानी कि दिल्ली के पास में है, और वहीं से आपके अधिकारी भी यहाँ पे पोस्टेड होते हैं, वहीं से आर्म फोर्सेस बेसिकली सीआरपीएफ जो है वो यहाँ पे रिजर्व रहती है, और वहीं से सब चीज़ें आपकी ऑपरेट होती हैं। अब जब पड़ोस में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो दूसरे पड़ोस में भी कंपटीशन की भावना जगती है, वो भी बोलने लगे कि भाई आपने यूटी बना करके हमारा नुकसान कर दिया, हमें रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए। देखिए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन देती है आपकी जनसंख्या के हिसाब से, आपका सेंसस कितना है, आपकी जनगणना कितनी है, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। और ये बात चल भी रही थी आगे, और इस पर चर्चाएं चल रही थी, और 2019 से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, तो लोग गवर्नमेंट जो थी इनकी बात को मान भी रही थी। कई सारे अच्छे स्कीम्स भी लेके आए, कई सारे मतलब जैसे मुद्रा योजना वगैरह से रिलेटेड रियायतें भी दी गई, यहाँ के लड़कों के लिए जॉब्स में भी थोड़ी रियायतें दी गई, सेंट्रल जॉब्स में भी थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आर्मी वगैरह में भी थोड़ा सा इनको मतलब सहूलियत देना शुरू किया गया, तो चीज़ें सुधर रही थी धीरे धीरे करके। रेडिकलाइज अगर नहीं होते तो थोड़ा सा और अच्छे से मतलब अच्छे से बैठ करके बातचीत हो जाती, और ये माना गया था कि 6 अक्टूबर को इनको बुलाया गया था कि आप आएंगे, हम लोग बैठेंगे और बैठ करके आपसे बातचीत करेंगे। अब जब यहाँ पे असेंबली के रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ और भी बनी, और वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों बनी। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और अगर आप इधर आएंगे तो 62 की लड़ाई में ये हिस्सा हम हार चुके हैं, अक्साई चिन वाला हिस्सा, तो यहां आ गया चाइना। स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा ज्यादा क्रूशियल है यूटी। अगर यहां पर लोकल गवर्नेंस रहेगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पर हमें इन दो देशों से थ्रेट्स रहेगा, और वैसे भी कोई हमारे मतलब आपके इतिहास में जाएं तो दोनों से हमारे युद्ध हुए हैं। पाकिस्तान से तो खैर अभी भी हम युद्ध ही लड़ रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर तो लड़ ही रहे हैं, डायरेक्ट तो खैर नहीं लड़ सकता, उसकी औकात नहीं है इतनी, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्प्यूटेबल एरिया रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये डिस्प्यूटेबल रहा है, तो इसको अपने कंट्रोल में अच्छे से लेने के लिए लद्दाख को यूटी बनाया गया, और यहाँ का कमांड सीधे के सीधे गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा। अब इनकी क्या डिमांड थी वो सुनिए थोड़ा सा, और आप अपने निष्कर्ष पे पहुंचिएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही थी। तो डिमांड में पहले 4 चीज़ें जो मेन थी वो आप समझ लेते हैं। दे वांट पावर ऑफ 6th शेड्यूल इन लद्दाख, ये लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करना चाहते थे। जैसे आपको पता है संविधान में 22 भाग हैं, जिनके सब बनाते हुए 25 भाग हो जाते हैं। पहले 8 अनुसूची थी जो कि 12 अनुसूचियां हो गई, उसमें से 6th शेड्यूल में ये आना चाहते थे। अभी मैंने आपको बताया फुल असेंबली चाहिए, मतलब पूर्ण विधानसभा चाहिए थी इनको। तीसरी 2 सेपरेट पार्लियामेंट सीट्स, कारगिल और लेह। अभी मैंने बताया ये कारगिल और लेह, कारगिल तो थी लेकिन लेह को भी ये लोग अपने लिए एक पार्लियामेंट्री सीट यानी कि संसदीय सीट के रूप में मांगना चाह रहे थे। तीसरा चाह रहे थे कि भैया लोकल्स को गवर्नमेंट में प्रेफरेंस मिले और अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। जैसे कि अगर हम यूपी में रह रहे हैं तो यूपी PSCA के यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ से SDM और आपके क्या कहते हैं कई BSA वगैरह अधिकारी जो तैनात किए जाते हैं वो होते हैं। तो ये चाहते थे कि आपका ये जो यूटी है यहाँ पे अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन बने और यहाँ के लोकल्स को गवर्नमेंट जॉब में डायरेक्ट इनको मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर करके इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ये 4 मुख्य मांगे थी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पेच है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में ये है 6th शेड्यूल। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और अभी हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे कि 6th शेड्यूल क्या है।
तो सबसे पहले समझेंगे सिक्स्थ शेड्यूल को। मोटे तौर पे मैं आपको उसको बताना चाहूँगा, पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। द सिक्स्थ शेड्यूल इज अ प्रोविजन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 224/2 एंड 271/1 that grants greater autonomy for the administration of tribal areas in the northeast states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Basically छठा शेड्यूल जो है ये जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य हैं उनको अपने स्वशासन की एक जिम्मेदारी देता है कुछ दायरों में रह करके, जिसके लिए आर्टिकल बनाए हुए हैं। और ये जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, अब ये दिया क्यों जा रहा है एडीसीज? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसके तहत मिलती है ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसे एडीसीज के नाम से भी जानते हैं। और इनको क्या क्या पावर मिलती है उस पर भी जरा बात कर लेते हैं। देखिए, जिसके पास ये प्रोविजन आ जाता है, जिसके पास ये सिक्स्थ शेड्यूल आ जाता है, उसको कुछ चीज़ें अपने हिसाब से अमेंड करने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि भाई वो अपने लिए अपने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकता है, अपने हिसाब से विधायिका या सीटेक कौन सी कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है लोकल गवर्नेंस के रूप में, कि भाई यहाँ इस तरह के मतलब काउंसिलर के चुनाव होने हैं या नहीं होने हैं, ये अपने हिसाब से डिसाइड किया जाता है। एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव रखे जाते हैं। जुडिशियल पावर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल पावर भी है, लेकिन जुडिशियल पावर इनको लिमिटेड दी गई है। ऐसा नहीं कि फांसी की सजा को माफ़ कर देंगे या कोई मतलब रेपिस्ट है तो उसकी सजा को बढ़ा देंगे। ये अपने लेवल पे अपनी ट्राइब के हिसाब से जो कल्चर है उसके हिसाब से अपने निर्णय ले सकते हैं। जैसे गांव में पंचों की पंचायत लगती थी उस तरीके से, लेकिन पंचों की पंचायत को मानना कोई कानूनी अधिकार नहीं है, उस तरीके की कुछ चीजें इनको दी गई हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी राज्य सिक्स्थ शेड्यूल में आता है तो उसको अपने कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, जैसे खुद की लोकल गवर्नेंस बनाना, खुद के लोगों को रखना, खुद को जुडिशियल पावर देना। लेकिन ये 4 राज्यों में ही क्यों किया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में क्यों किया गया? क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राइब्स का कल्चर जो है वो इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा है और अलग अलग ट्राइब्स हैं, तो उनके बीच डिस्प्यूट ना हो, उस डिस्प्यूट से बचने के लिए और उनके कल्चर पे कोई मतलब दिक्कत ना आए, उससे बचने के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए। अब लद्दाख जो प्रोटेस्ट मतलब जो मांग रहा है इस चीज़ को, वो हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं या गवर्नमेंट उसको देने में हिचक क्यों रही है? तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि देखिए, अगर आपके पास लोकल गवर्नेंस होगी, अगर आपके पास लोकल लेजिस्लेशन होगा, अगर आपके पास एग्जीक्यूशन की पावर, मतलब आप क्या चीज़ें निकाल सकते हो क्या नहीं, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से आप क्या चीज़ें ले सकते हो, जैसे मान लीजिए जंगल की लकड़ी आप ले सकते हो या नहीं ले सकते, ये वहाँ की लोकल गवर्नमेंट तय करेगी। अगर इस तरह की पावर आपके पास में आ गई तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप हैं बॉर्डर स्टेट, और वो भी सिंगल बॉर्डर नहीं है। आप एक तरफ अपने पास में पीओके को देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक्साइज चीन का हिस्सा जो चाइना के कब्जे में है उसको देख रहे हैं। अब आप इस क्रूशियल पॉइंट पे लोकल गवर्नेंस लेके आएंगे और कल को वहां पर डिफेंस से रिलेटेड कोई चीजें हमें डेवलप करनी होगी, तो होगा क्या कि वहाँ की जो लोकल गवर्नेंस है पहले हमें उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर वहाँ की लोकल गवर्नेंस ने अपने लोगों से बात करी और उन्होंने मना कर दिया तो आपके पास में उस जगह की सिक्योरिटी के लिए कोई भी राइट्स नहीं बचेगा, और ऐसी बहुत सारे चैलेंजेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसका जो सीधा कंट्रोल है वो उसके अंडर में रहे, ताकि वहाँ पर कोई भी देश विरोधी गतिविधियाँ या देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिक्स्थ शेड्यूल की मांग क्यों की जा रही है और क्या क्या इसमें प्रावधान थे और गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं देना चाहती, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। When did protest occurs? चलिए, ये तो मांग हो गई भाई, क्या बात थी, कैसे थी, ये तो चलता रहा। अब मांग के लिए देखिए, बच्चा माँ से हर तरह की जिद करता है कि नहीं भाई सब मेरे को ये सब चाहिए चाहिए, लेकिन माँ उस बच्चे की लिमिटेड जिद को पूरा करती है, और ये हमारी भारत माँ है। यहाँ पे भी जिद को लिमिटेड पूरा किया जा रहा था और उस पर बातचीत चल रही थी, गवर्नमेंट नेगोशिएट करना चाह रही थी, लेकिन उस नेगोशिएशन से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोनम वांगचुक लगातार इसको लेकर के प्रोटेस्ट करते चले आ रहे थे। 2019 से शांतिपूर्ण चल रहा था, 24 से थोड़ा उठना शुरू हुआ और 25 तक आते आते थोड़ा सा ज़्यादा रेडिकल होने लग गया। और वो रेडिकल भी क्यों हुआ? क्योंकि उसके भी कुछ कारण थे। पहला, शुरू करते हैं कि भाई इन्होंने 35 दिनों की एक भूख हड़ताल की शुरुआत की और 10 सितंबर 2025 को इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया कि भाई हम भूख हड़ताल करेंगे, एकदम गांधीवादी तरीके से हम इस काम को करेंगे और 35 डेज तक हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, और इसकी शुरुआत हम 10 तारीख से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये बहुत मतलब फ्लो किया गया। हमारी मीडिया की थोड़ी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग चटपटी मसालेदार खबरों पर फोकस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान है ये।
लेकिन देश के और हिस्सों में क्या हो रहा है हम उस पर बात नहीं करते। तो सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, सोशल मीडिया पे इन्होंने आह्वान किया, लोग जुड़ना शुरू हुए। पहले 15 लोगों ने तय किया कि हम हंगर स्ट्राइक में भाग लेंगे, और सब लोग मैच्योर थे, समझदार थे। और उसमें से एजेड थे, एक 72 वर्ष की महिला थी, एक 65 वर्ष के पुरुष थे। तो वो एक्चुअल में 10 दिन के बाद में लगभग थोड़ा सा वो बीमार हो गए और थोड़ा सा क्रिटिकल हो गए। अब जो युवाओं का इनका संगठन था, जिसका नाम है आपका लद्दाख अपेक्स बॉडी, बेसिकली LAB के नाम से जानते हैं, ये एक यूथ इनका क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। और यूथ है तो फिर आपको पता ही है अभी नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ। तो थोड़ा यूथ जो होता है वो अपने आप को मतलब अति उत्साही होता है, कई बार ये नुकसान भी देता है, लेकिन जो भी हो आप देखिएगा। तो इन्होंने लद्दाख बंद करने को लेकर के 24 सितंबर को एक बैठक की, सोशल मीडिया पर दोबारा से इन्होंने सब कुछ बोला कि हम लद्दाख को बंद करेंगे, और ये प्रोटेस्ट चल दिया। प्रोटेस्ट चल रहा था, लद्दाख बंद को लेकर के कार्रवाई चल रही थी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ भीड़ को, और भीड़ को कंट्रोल करना, देखिए भीड़ भीड़ है, कब किधर मुड़ जाए नहीं पता। किसी ने इस तरीके से बढ़ाया, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको दिखाई चुका हूँ पहले आपको फोटोज किस तरह के लोग वहाँ पे शामिल हुए थे। मैं सोनम वांगचुक के बारे में भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इसको पीसफुल प्रोटेस्ट किया। अगर वो दंगा करना भी चाहते तो वो सीधे हंगर स्ट्राइक पे नहीं बैठते, लेकिन चीज़ें कुछ इस तरह से बिगड़ी कि उनको जिम्मेदार माना जाएगा, और क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत कमी सोनम वांगचुक की भी रही थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा कि जब भीड़ को अचानक से किसी ने उकसाया और वो सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर्स की तरफ चल दी, और वहाँ पर जाके जो लोग थे, पहले वहाँ झंडे को जलाया गया, फेंका गया, और वहाँ पर बेसिकली इन्होंने उसको आग लगा दी, तोड़फोड़ की, पहले आग लगाई। अब जब आग लगाओगे आप तो सीधी सी बात है आप संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, और वो दंगे की श्रेणी में आता है। और जब दंगे की श्रेणी में आया तो हमारी CRPF वहाँ पे पहुंची, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान वहाँ पे पहुंचे, और इन्होंने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, वार्निंग भी दी, लाठीचार्ज भी किया। लेकिन अति उत्साही युवा, जिनमें कुछ अराजक तत्व भी थे, एनार्किस्ट भी थे, उन्होंने इस दंगे को और ज़्यादा भड़काया, जिसको रोकने के लिए जब फायरिंग की गई तो उसमें 4 निर्दोष, देखिए जो दंगा भड़काता है वो कभी नहीं मरता, ये भी बात गारंटी की है, वो अपना प्रोटेक्शन पहले ही लेके चलता है, वो अपने आप को बचा के चलता है, गोली लगेगी तो हम बचेंगे। मारा कौन जाता है? जो सीधा साधा युवा होता है, जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो इनकी बातों में आ जाते हैं। और यही हुआ, यहाँ पर जो 4 लोग थे ऑन द स्पॉट मारे गए, 17 लोग इसमें घायल हुए, और इसका परिणाम ये हुआ कि उस दिन यहाँ पर शांति तो हो गई, विरोध की आग अभी भी सुलग रही है, और इसके लिए जो सीधे तौर पे जिम्मेदार माने गए वो सोनम वांगचुक माने गए। सोनम वांगचुक पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे रासुका के नाम से बोलते हैं, जो कि देश के अंदर किसी भी प्रकार से देश विरोधी गतिविधि या देश को तोड़ने के लिए लगाया जाता है, उसकी कार्रवाई की गई। इनको अभी गिरफ्तार किया गया है हाल ही में, और गिरफ्तार करके इस एक्ट के तहत इनको जोधपुर में, यानी कि जो राजस्थान में जगह है, जोधपुर सेंट्रल जेल, वहाँ पे इनको रखा गया है। और अभी आगे कोई भविष्य निश्चित नहीं है कि लद्दाख के बारे में क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि अगर जो चीज़ें जायज़ हैं, जो मतलब विरोध हो रहा था, उस पर कार्य किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सोनम वांगचुक को अभी जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है, और कानूनी कार्रवाई इन पर आगे की जा रही है। मेरा आपसे ये कहना है कि आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए, हम जब पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, तो देश को क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस पर भी बहस होना जरूरी है। और आप कुछ भी कर लीजिए, आप हिंसा को जायज़ नहीं ठहरा सकते। भले ही आपने नेपाल में जैन जी का प्रोटेस्ट देखा, भले ही आपने बांग्लादेश में प्रोटेस्ट देखा, हिंसक हुआ, आप हर हाल में हिंसक चीज़ को सही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो देश में अराजकता कब बढ़ जाएगी आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा। जब आप डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को मानते हैं, जब आप देश के संविधान को मानते हैं, तो हमें देश के कानून का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है वो भी उस देश का ही बेटा है, और आप जब सामने खड़े हो तो आप भी उसी देश के बेटे हो। जब एक ही माँ के 2 बेटे आपस में लड़ेंगे और मरेंगे तो दुख भारत की माँ को होगा, भारत के नागरिक को होगा। तो आज का जो टॉपिक था वो एक इंट्रोडक्शनरी टॉपिक भी था, इंफॉर्मेटिव भी था। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि क्या यहाँ पे जो चीज़ें हुई वो सही हुई या नहीं हुई। मैं आपके लिए इस तरह के टॉपिक्स लाता रहूँगा, आप जुड़े रहिएगा AWT परिवार के साथ। मैं गौरव सिकरवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।